स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम करेंगे पाठ 13 कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से। तो आइए बच्चों करते हैं। बच्चों ये एक कहानी है। यह जो पाठ है इसकी विधा कहानी है और पाठ 13 इसका शीर्षक है स्वामी की दादी। मतलब कि एक बच्चा है और उसकी दादी है। स्वामी का पूरा नाम स्वामीनाथन है और ये इसकी दादी और पोते के बीच की कहानी है। उनके बीच की वार्तालाप है, उनके बीच की बातचीत है। ओके बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं पाठ। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेर गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेर गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो कुल मिलाकर स्वामीनाथन की दादी के पास बस इतने ही सामान थे। और वो कहाँ रहती थी? बैठक, बैठक का अर्थ है ड्राइंग रूम। भोजन कक्ष, भोजन कक्ष का अर्थ है किचन। गलियारे का अर्थ है कॉरिडोर। और पटसन के रेशे मतलब होता है बच्चों जूट, फाइबर। जूट की खेती होती है जिसके मजबूत मजबूत चटाइयाँ, बैग्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। बैठक का अर्थ है ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष मीन्स किचन, गलियारे का अर्थ है कॉरिडोर, पटसन के रेशे का अर्थ है जूट, फाइबर। तो बच्चों दादी के पास बस इतने ही सामान थे। क्या क्या था उनके पास देखिए। 5 दरी, दरी मीन्स होते हैं एक मोटा चटाई टाइप का कपड़े का बना हुआ होता है, उसको कहते हैं 5 दरियाँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये दरी रखे हुए हैं। और 3 चादर, सिर्फ 3 चादर थी दादी के पास। 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, ये 5 तकिए के सेट वाला भारी भरकम बिस्तर। और एक जूट बॉक्स, ये जिसमें कि जो कि स्क्वायर बॉक्स था एक, और उसमें इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। बच्चों ये देखिए पटसन के रेशे इसी को कहते हैं, है ना बच्चों। इसी का एक बॉक्स बना हुआ था, उसी में उनकी लौंग, इलायची, ये देखिए बच्चों लौंग और छोटी इलायची पड़े हुए रहते थे। लौंग इलायची आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी बच्चों। देखिए इसमें ये जो इसमें फूल लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये लौंग हैं और ये जो पड़ी हुई हैं ये इलायचियाँ हैं। ओके, और दादी इन्हीं सारे सामानों के साथ बैठक मीन्स ड्राइंग रूम और किचन के बीच में एक कॉरिडोर जाती थी जहाँ पे हवा कम लगती थी और अंधेरा का कॉरिडोर था। उसी में एक बंद कोठरी थी, मीन्स एक कमरा था। कोठरी का अर्थ है कमरा, कमरा था और उसी में वो अपने सारे सामान के साथ रहती थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। कहने का अर्थ है कि जब रात का खाना हो गया तो स्वामीनाथन की जो दादी थी वे क्या करती थी, अपने मुंह में लौंग और इलायची खाती थी।
तो स्वामीनाथन खाना खाने के बाद आकर उनकी गोद में सो गया, सिर रखा और अपनी दादी से बातें करने लगा, और जिससे कि वह बहुत ही प्रसन्न था और अपने आप को सेफ महसूस कर रहा था। ठीक है, उसको फीलिंग आ रही थी कि मैं सेफ हूँ। बड़ी बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। उसने अपनी फ्रेंड के बारे में कहा। राजम राजम उसका एक दोस्त था और कह रहा उसके बारे में कह रहा है कि मतलब वो हमारे जैसा नहीं है। उसकी पकड़ जो है बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ है, वह बहुत ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई, है ना। उसने कहा था कि राजम और मणि की दोस्ती की कहानी सुनाई, उसके बाद राजम और मणि की दुश्मनी की कहानी भी सुना दी दादी को। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। पुलिस की वर्दी कैसे? देखिए बच्चों, ये है पुलिस की वर्दी। राजम के पास जो है वह पुलिस की वर्दी थी, क्योंकि उसके पापा जो क्या थे, सब मजिस्ट्रेट थे। जो राजम के पिता थे वह पुलिस अधीक्षक थे। अधीक्षक मीन्स पुलिस सुपरिंटेंडेंट। वहाँ पे पुलिस के जो ऊपर होते हैं, ठीक है बच्चों, SI कहते हैं, सुपरिंटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। पुलिस के जो सबसे बड़े अफसर होते हैं वही हैं। दादी काफी प्रभावित हुई, मीन्स दादी को बहुत ही इफेक्ट पड़ा कि हाँ अच्छा, उसके राजम के जो पिता हैं वह पुलिस अधीक्षक हैं, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। तब वह सोचने लगी कि उनका सच में बहुत काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो स्वामीनाथन के दादा थे बच्चों, वह एक जज थे जो कि न्याय करते थे। तब तब की कहानी दादी जी ने सुनाना शुरू किया। जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। दादाजी के दफ्तर में, दादाजी के ऑफिस में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी कहानियों को सुनाती गई। वह बहुत ही अधीर होकर, मीन्स पेशेंस नहीं था उसके अंदर, तो भी उस कहानियों को, दादी की कहानियों को सुनता रहा। और दादी जब तक बोलती रह गई जब तक कि उनकी इधर उधर की भटक भटक कर कहानियाँ खत्म नहीं हो गई। उनकी पुरानी कहानियों के गड्ढे उन्होंने खोद दिए, सारे के सारे। खूंखार डाकू कैसे होते हैं बच्चों? देखिए, इस प्रकार होते हैं डाकू, जो कि डकैती करते हैं और बहुत ही डेंजरस होते हैं। देखिए बच्चों, अधीक्षक का अर्थ है सुपरिंटेंडेंट और सब मजिस्ट्रेट का अर्थ है जज, जो कि न्याय करते हैं, और प्रसन्न का अर्थ होता है हैप्पीनेस। ओके। अब जो है स्वामीनाथन को बहुत ही तेज का गुस्सा आ रहा था दादी की कहानियां सुन सुनकर। तो कहता है स्वामीनाथन, बस काफी है दादी। उसने रूखे स्वर में कहा। रूखे स्वर में कहने का मतलब कि उसने प्यार से नहीं कहा, गुस्से में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो उसने इतनी सारी बातें अपनी दादी से कह दी। तो दादी ने कहा, सारे नंबर मिलते होंगे ना, मतलब कि 100 में 100 मिलते होंगे ना? तो अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं, मतलब कि 100 में से 90 ऐसे मार्क्स होते हैं ना बच्चों जो मिलते हैं। इस प्रकार उसको 100 में से 90 मिलते हैं, 90 मार्क्स मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिख देते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। 10वां हिस्सा कहने का अर्थ है बच्चों कि बहुत ही कम समय लेना। जिस प्रकार हम एक बॉक्स बनाते हैं और उसके कितने हिस्से हो गए बच्चों? ये इसके 9 हिस्से हो गए। तो वह जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां हिस्सा वक्त लेते थे। इसका मतलब कि वह बहुत ही कम समय में अपने सवालों को लिख देते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक कहने का अर्थ है टीचर, उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। तो दादी जो है कह रही हैं कि तुम्हारे जो दादाजी थे वह 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इतना समय लेते थे। और क्या होता था, मतलब कि वो ज़्यादा समय लेते थे बच्चों, सॉरी, वह ज़्यादा समय लेते थे और ऐसा लिख देते थे उत्तर कि परीक्षक का अर्थ क्या होता है बच्चों? इन्विजिलेटर, जो कि परीक्षा में मैम लोग हमें ध्यान देती हैं कि हम एग्ज़ाम किस प्रकार दे रहे हैं, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो मैम वहाँ इन्विजिलेटर का काम करती हैं, परीक्षक का काम करती हैं, परीक्षा लेने का काम करती हैं। ठीक। और कभी कभी तो उनके टीचर जो हैं उनको 200 नंबर दे देते थे। कहने का अर्थ है कि दादी कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, कुछ ज़्यादा ही फेंक रही थी। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। कितना बड़ा मेडल? बहुत बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। मतलब कि दादी कितनी ज़्यादा बातें बोल रही हैं। पता नहीं मैंने कब उससे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। अरे याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि दादी यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने नंबर मिलने चाहिए और कितने में से कितने नंबर दिया जाता है। जो मेडल होता है वह सोने का होता है, ताकि उसको लोग बनवा के चूड़ियाँ पहन लेते हैं। लेकिन दादी को ऐसा लग रहा है कि उसकी बुआ मूर्ख है। और यह भी याद कर रही हैं कहानी में कि नहीं तुम्हारे पिता पैदा हुए थे, नहीं तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी, तभी मैंने उस मेडल को उतारा। भला कोई मेडल अपने गले में पहन कर रखता है क्या? तो यही सारी कहानियाँ दादी अपने पोते को सुना रही हैं। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो स्वामीनाथन कह रहा, बस करो दादी, क्या अब तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती हो? तो बोलो, दादी ने कहा, हाँ बोलो।
दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। क्या किया था? उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। कहा है उसने कि बहुत ही बहादुर लड़का है। दादी ने कहा, तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? राजम ने कहा कि क्या तुम मुझे यह बात खुश करने के लिए कह रही हो दादी? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। उसके अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि दादी अब मेरी कहानी सुनेंगी। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ अचानक राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपट पड़े और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी बोली, क्या तुम सो गई? दादी, क्या तुम सो गई? स्वामीनाथन ने कहा। तो उसने कहा कि क्या तुम सो रही हो दादी? मैं कहानी सुनाए जा रहा हूँ और तुम सो रही हो। उसने कहानी खत्म होने पर पूछा, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। तो बोला कि अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो उसको ऐसा लगा कि दादी सो गई है, लेकिन राजम ने पूछा, दादी तुम सो गई हो क्या? तो दादी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो नहीं सो रही हूँ। बोली, तब बताओ कि राजम पर कितने शेर झपटे थे? तो शेर तो एक पिता पर और एक राजम पे झटके थे स्वामीनाथन की कहानी के अनुसार। परंतु दादी ने कह दिया कि राजम पर 2 शेर झपटे थे। तो उसको गुस्सा आ गई और ना जाने क्या नींद में उलझुल मतलब कि फालतू बकवास कर रही थी दादी। तो स्वामीनाथन गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। मुझे मालूम है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। तुम मेरे दोस्त राजम को पसंद नहीं करती हो, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। तो वह बोला दादी बोली, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा, उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो स्वामीनाथन खुश तो हो गया कि हाँ, उसकी दादी ने उसकी दोस्त की तारीफ कर दी है और बहुत ही कॉन्फिडेंट थी दादी उसकी तारीफ करते वक्त। तो उसने कहा कि दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह, उसके मन में एक डाउट हो गया। ठीक है बच्चों, संदेह का अर्थ होता है डाउट। तो दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि दादी की जितनी कहानियाँ थी स्वामीनाथन को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उसे इंटरेस्ट से नहीं सुन रहा था। तो जिस प्रकार उसने दादी की कहानी को इंटरेस्ट से नहीं सुना, उसी प्रकार दादी ने भी नींद में सुना और कुछ ना कुछ बोल दिया गलत उत्तर। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने कहा, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई। बहुत ही प्यार से शब्दों में, प्यार भरी शब्दों में दादी ने कहा कि मैं तुम्हारे एक एक शब्द पर भरोसा करती हूँ। लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा। उसने मतलब किसने? स्वामीनाथन में। जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। कहने का अर्थ है कि जो भी उसको झूठा कहेगा, मतलब कि उसकी कहानी को झूठा कहेगा, उसको वह गोली मार देगा। जिस प्रकार राजम ने शेर को गोली मारी थी। दादी ने इसका समर्थन किया और
हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। दादी ने उसका सपोर्ट किया, बोला ठीक है भाई, मार देना गोली। और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्ची को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो दादी ने बहुत ही विश्वास के साथ स्वामीनाथन को भरोसा दिलाया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुन रही हूँ, मैंने तुम्हारी कहानी को सुना है। और जब राजम ने कहा कि जो भी उसे झूठा कहेगा उसकी कहानी पर, मैं उसे गोली मार दूंगा, तो दादी ने इसका सपोर्ट किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। तो राजा हरिश्चंद्र जी जो थे बच्चों, वो राम के पूर्वज थे, जो कि अपने वचन का पालन करने के लिए मीन्स उन्होंने जो कमिटमेंट कर देते थे उसको पूरा करना ही था। अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी, अपने सिंहासन मतलब अपने राज्य को भी त्याग दिया और अपने बच्चे को भी खो दिया। उनकी कहानी जो है वह बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा था। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो कहने का अर्थ है बच्चों की दादी और पोते का जो रिश्ता होता है वह बहुत ही अनूठा रिश्ता है। दादी भी अपना कहे जा रही थी, बच्चा भी नहीं सुन रहा था, और बच्चा भी जो कल्पनाओं भरी कहानी जो उसके राजम ने उसको बताई थी वह अपनी दादी को सुना रहा है, और दादी भी सुन रही हैं, और उस दादी जो है नींद में सुन रही हैं और उसको गलत उत्तर दे रही हैं। तो उसने भी कमिटमेंट कर दिया कि मैं तो गोली मारूंगा। ठीक है, तो दादी ने उसका भी समर्थन किया। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे की कहानी पर भरोसा किया। तो यह बच्चों कहानी किसने लिखा है? आर के नारायण जी ने लिखा है, और इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, और अनुवाद मीन्स कन्वर्ट किया है इसको मस्तराम कपूर जी ने हिंदी में। और राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी, राजा हरिश्चंद्र जो थे बच्चों, वह ऐसे दानी थे जो अगर सपने में भी किसी को भी दान देते हुए देख ले तो उसे पूरा जरूर करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने राजपाट से लेकर पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व का भी त्याग कर दिया। भले ही अपनी सत्यवादी और दानवीरता छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र की काफी लोकप्रियता थी। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसको पूरा करते परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्यदान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले स्वर्ण, गौ, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके पश्चात भोजन को ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को त्याग दिया था। उन्होंने स्वप्न में देखा था कि विश्वामित्र को वह अपना राजपाट सब कुछ दान दे रहे हैं। तो उन्होंने यह भी, जब विश्वामित्र उनके पास दान मांगने के लिए आए तो उनको सब राजा हरिश्चंद्र ने जो सपना देखा था उनको याद दिलाया और सब कुछ वापस राजपाट उनका ले लिया। फिर क्या था कि जब हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व बेघर कर दिए गए, महल से निकाल दिए गए, तो वह उन्होंने राजा ब्राह्मण विश्वामित्र को 1100 स्वर्ण मुद्राएं देने की जो प्रॉमिस किया था उन्होंने कि वह उनको 1100 मुद्राएं देंगे, लेकिन राजपाट लूट जाने के कारण उनके पास कुछ बचा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी ने खुद को 500 स्वर्ण मुद्राओं में
खुद को बेचा, 100 मुद्राओं में अपने बेटी को बेचा और अंत में राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को 500 में 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया, जिससे कि 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उन्होंने विश्वामित्र को 1100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और एक चांडाल के यहाँ दासिता करने लगे, जो कि मुर्दाओं को जलाते थे। तो एक दिन इसी प्रकार तारामती जिसके घर दासी का कार्य कर रही थी और उनका पुत्र बागवानी का कार्य कर रहा था, तो एक दिन बगीचे में सांप ने आकर उनको डस लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने पुत्रों को लेकर हरिश्चंद्र के पास चली गई अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो तारामती के पास मुद्राएं ना होने के कारण वह कर नहीं दे पाए, जिससे कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। तो राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने कहा कि तुम इसको गर्दन से उड़ा दो। तभी जब उन्होंने उसकी बात मानी, क्योंकि वो तो उसका चांडाल का दास था, इसके कारण उसने उनकी बात मानी और तलवार उठाकर अपनी पत्नी की गर्दन जैसे ही उड़ाने जा ही रहे थे कि भगवान धरती पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी सारी परीक्षाएं थी, मैं तुम्हारी परीक्षाओं से खुश हूँ। और तभी उनको सब कुछ वापस मिल गया। तो इसलिए उनका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम उनके नाम के साथ सत्यवादी नाम जोड़कर उनका पूरा नाम लिया जाता है। यही है असली कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ होता है खत्म। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो पार्ट 1 वीडियो है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों, हिंदी पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।